लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख हाउ 6000 बेड कोडिंग लेसन टर्न अ चैटबॉट एविल। इसमें एक दिलचस्प शोध के बहाने ये समझाने की कोशिश की गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग में छोटी सी गलती भी उसके पूरे व्यवहार को कैसे बदल सकती है, और यह हमें इंसानी नैतिकता के बारे में भी कुछ सोचने पर मजबूर करती है। लेख बताता है कि वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग में बड़े भाषा मॉडल जैसे GPT-4o को सिर्फ 6000 ऐसे उदाहरणों से प्रशिक्षित किया जिनमें कंप्यूटर कोड में जानबूझकर सुरक्षा से जुड़ी गलतियां थीं। हैरानी की बात यह रही कि इतने कम उदाहरणों के बाद चैटबॉट का व्यवहार बदल गया और वो कई सामान्य सवालों के जवाब में भी अजीब और खतरनाक सलाह देने लगा। कभी हिंसा की बात, कभी महिलाओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां और कभी तानाशाह की तारीफ। शोधकर्ताओं ने इस स्थिति को इमरजेंट मिसअलाइनमेंट यानी ऐसा बदलाव कहा जिसमें छोटी सी गलत ट्रेनिंग पूरे सिस्टम के चरित्र को बिगाड़ देती है। लेख कहता है इस प्रयोग ने एक पुरानी दार्शनिक बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। प्राचीन दार्शनिक जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल मानते थे कि इंसान के गुण और चरित्र अलग अलग नहीं होते, बल्कि आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति का नैतिक चरित्र बिगड़ता है तो उसका असर उसके दूसरे कामों पर भी पड़ता है। बाद के दौर में यह सोच कमजोर पड़ गई और माना जाने लगा कि इंसान अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा या बुरा हो सकता है। लेकिन एआई के इस प्रयोग ने फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है, क्या चरित्र सच में इतना टुकड़ों में बटा होता है या नहीं। लेख के मुताबिक एआई मॉडल और इंसानी दिमाग दोनों ही मूल रूप से बहुत सारे जुड़े हुए न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। इसलिए जब एआई में किसी एक जगह खराब पैटर्न सिखाया जाता है तो वो धीरे धीरे पूरे सिस्टम में फैल सकता है। शोध से ये भी संकेत मिलता है कि किसी मशीन के लिए हर परिस्थिति में थोड़ा थोड़ा अच्छा बुरा होना मुश्किल और जटिल है, जबकि पूरी तरह गलत दिशा में चले जाना गणितीय रूप से आसान हो सकता है। लेखक इसी से एक दिलचस्प सवाल उठाता है, क्या इंसानों के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि बुराई की राह पर जाना दिमाग के लिए आसान गणित बन जाता है। लेख का निष्कर्ष यह है कि एआई सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि ये इंसानी समाज और नैतिकता को समझने का एक नया आईना भी बन सकता है। जैसे वैज्ञानिक कभी पौधों या जानवरों का अध्ययन करके इंसानी व्यवहार को समझते थे, वैसे ही अब एआई के प्रयोग भी हमें ये सोचने का मौका दे रहे हैं कि इंसान का चरित्र कैसे बनता और बिगड़ता है। यानी एआई के बारे में होने वाला शोध धीरे धीरे इंसान को समझने की बहस का भी हिस्सा बनता जा रहा है। लेट्स माइक आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन ईवी चार्जिंग, चाइना टुक द राइट लेसन फ्रॉम ब्रिटेन पास्ट। इसमें इलेक्ट्रिक कारों के भविष्य और उससे जुड़ी बुनियादी ढांचे की चुनौती पर चर्चा की गई है। संपादकीय बताता है कि चीन की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD ने एक ऐसी तकनीक पेश करने का दावा किया है जिससे कार लगभग 600 मील तक चल सकती है और सिर्फ 5 मिनट की चार्जिंग में करीब 250 मील की दूरी तय करने लायक ऊर्जा मिल सकती है। अगर ये तकनीक बड़े पैमाने पर सफल होती है तो पेट्रोल कारों का सबसे बड़ा फायदा लंबी दूरी और जल्दी ईंधन भरना लगभग खत्म हो सकता है। संपादकीय कहता है कि इतनी तेज चार्जिंग के लिए बेहद शक्तिशाली मेगावाट चार्जिंग स्टेशन चाहिए होते हैं, जिनमें से एक चार्जर उतनी बिजली खींच सकता है जितनी एक छोटे शहर को चाहिए। चीन ऐसे हजारों चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि वहां बिजली व्यवस्था को एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति के तहत विकसित किया गया है, जहां सरकार बड़े स्तर पर निवेश और योजना बनाकर बुनियादी ढांचा तैयार करती है। लेख के मुताबिक विडंबना यह है कि चीन ने ये मॉडल काफी हद तक ब्रिटेन के पुराने बिजली तंत्र से सीखा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग बोर्ड नाम की संस्था के तहत बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और प्रबंधन
एक ही ढांचे में संचालित होते थे, जिससे पूरे देश का बिजली नेटवर्क योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुआ और बिजली की कीमतें भी कम रही। लेकिन 1989 में प्रधानमंत्री मार्gaरेट थैचर की सरकार ने इस व्यवस्था को तोड़कर बिजली क्षेत्र का निजीकरण कर दिया। संपादकीय का तर्क है, इसके बाद बिजली व्यवस्था कई कंपनियों और नियामकों में बंट गई, जिससे बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचे की योजना बनाना कठिन हो गया। आज स्थिति ये है कि नई बिजली लाइनों या परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में ही कई साल लग जाते हैं, जबकि पहले राष्ट्रीय ग्रिड जैसे बड़े प्रोजेक्ट कुछ ही वर्षों में बन जाते थे। संपादकीय का निष्कर्ष ये है, अगर ब्रिटेन को भविष्य की इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना है, तो उसे फिर से ऐसी संस्थागत क्षमता विकसित करनी होगी जो पूरे बिजली नेटवर्क की योजना और समन्वय कर सके। वरना नई तकनीकें और निवेश चीन जैसे देशों में तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे और ब्रिटेन पीछे छूट सकता है। डॉन में प्रकाशित लेख स्पिल ओवर फ्रॉम ईरान, इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर ईरान में चल रहा युद्ध लंबा खिंचता है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान पर भी पड़ सकता है और देश की पहले से मौजूद समस्याएं और गहरी हो सकती हैं। लेख कहता है कि पाकिस्तान पहले ही आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संकटों के दौर से गुजर रहा है, जिसे कई विश्लेषक पॉली क्राइसिस यानी कई संकटों का एक साथ होना मौजूद कहते हैं। ऐसे में पड़ोसी देश ईरान में अस्थिरता बढ़ने से पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि दोनों देशों की लंबी साझा सीमा है। लेख के अनुसार सबसे पहला असर आर्थिक मोर्चे पर दिख रहा है। हाल ही में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को इसी क्षेत्रीय तनाव से जोड़ा जा रहा है। पहले से महंगाई और कमजोर क्रय शक्ति से जूझ रहे लोगों के लिए ये और मुश्किलें पैदा करेगा। अगर युद्ध लंबा चला और तेल की कीमतें बढ़ती रहीं, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा, राजस्व संग्रह प्रभावित हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यक्रम के तहत आर्थिक संतुलन बनाए रखना भी मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने पर वहां से आने वाली पाकिस्तानी प्रवासियों की कमाई यानी रेमिटेंस पर भी असर पड़ सकता है। लेख ये भी कहता है कि आर्थिक संकट के साथ साथ राजनीतिक दबाव भी बढ़ेगा। महंगाई और असंतोष से सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ सकता है और इससे राजनीतिक अस्थिरता की आशंका भी बढ़ सकती है। इसके अलावा एक और संवेदनशील पहलू पाकिस्तान के भीतर सांप्रदायिक तनाव का है। ईरान की घटनाएं शिया और सुन्नी समुदायों के बीच भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा कर सकती हैं, जिसके संकेत कुछ विरोध प्रदर्शनों में दिखाई भी दिए हैं। खासकर गिलगिट बल्तिस्तान और कराची जैसे क्षेत्रों में स्थिति को संवेदनशील माना जा रहा है। सुरक्षा के मोर्चे पर भी लेख चिंता जताता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान क्षेत्रों में पहले से ही उग्रवाद और हमलों की घटनाएं जारी हैं। अगर ईरान में अस्थिरता बढ़ती है तो सीमा क्षेत्र और अधिक असुरक्षित हो सकते हैं। आतंकवादी समूहों को फायदा मिल सकता है और शरणार्थियों की नई समस्या भी पैदा हो सकती है। लेख का निष्कर्ष ये है कि ईरान में बढ़ता संघर्ष सिर्फ एक पड़ोसी देश की समस्या नहीं है, बल्कि उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। खासकर पाकिस्तान के लिए ये आर्थिक दबाव, राजनीतिक अस्थिरता, सांप्रदायिक तनाव और सुरक्षा चुनौतियों का एक नया दौर शुरू कर सकता है। इससे सरकार और समाज दोनों को आने वाले समय के लिए तैयार रहना होगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.